इंडियन पार्लियामेंट पर आतंकी हमला। इसे भारत पर अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जा रहा है। The stock market of India has 12th March 1993, a day that still haunts Mumbai. Around 1:30 p.m, the first blast on Dalal Street, shaking the buildings in and around Bombay Stock Exchange. भीड़भाड़ वाले बाजारों में धमाकों के बाद अब बारी आई मुंबई के होटलों की। इसका पहला निशाना बना बांद्रा का सी रॉक होटल। समुद्र के किनारे बने सी रॉक होटल की 18वीं मंजिल में जोरदार धमाका हुआ। विस्फोटक सूटकेस में रखे गए थे। इस धमाके में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन होटल की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। एक कांस्टेबल का बेटा जो मुंबई की तंग गलियों में पला बढ़ा, जिसने कानून की छितर छाया में आंखें खोली, लेकिन फिर उसी कानून की धज्जियां उड़ाकर दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड डॉन बन गया। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जिसने ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरी दुनिया की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नींदें उड़ा दी। स्मगलिंग से शुरू होने वाला सफ़र कैसे खौफ, दहशत और अरबों डॉलर की डी कंपनी की सल्तनत में बदल गया, और कैसे एक गली का गुंडा ग्लोबल टेररिस्ट बन गया। A man wanted by India for 15 years. Now a tug of war between Interpol, the world's premier intelligence agency, and इस डॉक्यूमेंट्री में हम कुछ खोजेंगे दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी के वो राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये कहानी शुरू होती है 26 दिसंबर 1955 को, जब रियासत महाराष्ट्र के रत्नागिरी ज़िला में दाऊद इब्राहिम काश्तकर पैदा हुआ। वालिद इब्राहिम कासम मुंबई पुलिस में एक आम कांस्टेबल थे। घर के हालात तंगी का शिकार थे, और शायद यही वजह थी कि दाऊद का दिल पढ़ाई में ना लगा। इसने कम उम्री में ही स्कूल छोड़ दिया और मुंबई के डोंगा बाज़ार के लड़कों के साथ वक्त गुजारने लगा। 1970 की दहाई में मुंबई पर एक अलग ही रंग चढ़ा हुआ था। इस वक्त मुंबई में करीम लाला का पठान गैंग और हाजी मस्तान जैसे बड़े नाम राज कर रहे थे। दाऊद ने अपने भाई शबीर इब्राहिम के साथ मिलकर छोटे मोटे जराइम शुरू किए। पॉकेटमारी, सोना स्मगल करना और गैंग वार्स में हिस्सा लेना अब इनका रोज़ का काम बन चुका था। लेकिन दाऊद सिर्फ एक आम गुंडा बनकर नहीं रहना चाहता था, इसकी नज़रें बहुत ऊपर थी। दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसका राब्ता उस वक़्त के स्मगलिंग किंग हाजी मस्तान से हुआ। हाजी मस्तान ने दाऊद की चालाकी और निडरपन को भांप लिया। दाऊद ने मस्तान के साए में स्मगलिंग के वो गुर सीखे जो कोई और नहीं जानता था। लेकिन 1980 की दहाई के आगाज़ में पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई शबीर इब्राहिम को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वो लम्हा था जिसने दाऊद को एक बेरहम डॉन बना दिया। इसने अपने भाई का बदला लेने के लिए पठान गैंग के अहम करिंदों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। दुनिया अब मुंबई की सड़कों पर खौफ का दूसरा नाम दाऊद था। इस दौर में एक ऐसा क्राइम सिंडिकेट जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चलता था, जिसे डी कंपनी कहते थे। 1986 आते आते मुंबई पुलिस का दबाव बढ़ा तो दाऊद इंडिया छोड़कर दुबई फरार हो गया। लेकिन दुबई बैठकर उसने जो नेटवर्क बनाया, इसने सबको हैरान कर दिया। अब डी कंपनी सिर्फ स्मगलिंग नहीं कर रही थी, बल्कि इसने बॉलीवुड फिल्म में अपने पंजे गाड़ दिए, बैटिंग इंडस्ट्री और क्रिकेट सट्टाबाजी में। 90 की दहाई में शारजा के क्रिकेट मैचेस के दौरान दाऊद इब्राहिम को अक्सर वीआईपी कैबिन में देखा जाता था। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स दाऊद की महफिलों की रौनक बनते थे। जो फिल्म प्रोड्यूसर दाऊद की बात नहीं मानता, उसे रिंग रोड पर गोली मार दी जाती। दुबई से बैठकर दाऊद मुंबई के रियल एस्टेट और हाउसिंग बिजनेस को कंट्रोल कर रहा था। इसकी सल्तनत अब अरबों डॉलर्स तक फैल चुकी थी। मार्च 1993 ये वो महीना था जिसने दाऊद इब्राहिम को हमेशा के लिए बदल दिया।
ممبئی میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد ہونے والے فسادات کا بدلہ لینے کے لیے داؤد ابراہیم اور اس کے دایاں ہاتھ ٹائگر احمد نے ایک ہولناک سازش رچی۔ مارچ 1993 کو ممبئی میں ایک کے بعد ایک 12 زوردار دھماکے ہوئے۔ The first blast on Dalal Street, shaking the buildings in and around Bombay Stock Exchange. Over the next 2 hours, Mumbai was shaken with 12 serial bomb blasts. The attacks mostly on prominent buildings and markets in central and south Mumbai. Also under attack was Zaveri Bazaar and Plaza Cinema. Then moving north in the city, the Sea Rock Hotel and the Centaur Hotel in Juhu. ممبئی اسٹاک ایکسچینج، ایئر انڈیا بلڈنگ اور ہوٹلز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان دھماکوں میں 250 سے زائد معصوم لوگ لقمہ بنے اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ انڈیا کی طریقہ یہ سب سے بڑا دہشت گردانہ حملہ تھا۔ A tug of war between Interpol, the world's premier intelligence agency, and Pakistan, where the fugitive gangster allegedly enjoys sanctuary. It's a standoff that boils down to this. Dawood's address listed on the Interpol website as Karachi, an address listed in a special notice issued in April 2006. And though Pakistan has asked the agency to delete the address, انڈین انٹیلیجنس اور عالمی اداروں کا دعویٰ ہے کہ داؤد نے پاکستان کے شہر کراچی میں پناہ لی، جہاں اسے سخت سیکورٹی میں رکھا گیا، حالانکہ پاکستان ہمیشہ اس بات کی تردید کرتا آیا ہے۔ 2003 میں امریکہ نے داؤد ابراہیم کو گلوبل ٹیررسٹ قرار دیا اور اس کے القاعدہ اور دیگر تنظیموں کے ساتھ روابط کا انکشاف کیا۔ دنیا بھر میں ڈی کمپنی کے اثاثے مجمن کر دیے گئے۔ انٹرپول نے ریڈ کارنر نوٹس جاری کیا، لیکن داؤد کو پکڑنا دھوئیں کے پکڑنے جیسا ثابت ہوا۔ وہ دنیا کی نظروں سے دور لیکن ایک سائے کی طرح بن گیا جسے سب جانتے ہیں لیکن دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ آج داؤد ابراہیم 70 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہے۔ میڈیا میں کبھی اس کی بیماری تو کبھی اس کی موت کی افواہیں گردش کرتی ہیں، لیکن سچائی آج بھی ایک راز ہے۔ ایک کانسٹیبل کا بیٹا جس نے جرم کی دنیا کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھا، وہ بادشاہ تو بن گیا لیکن اس کی قیمت اس نے اپنی آزادی دے کر چکائی۔ وہ ایک ایسے پنجرے میں قید ہو گیا جہاں سے وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ایجنسیاں کبھی داؤد ابراہیم کو قانون کے کٹہرے میں لا پائیں گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ تاریخی اور کرائم ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔